Hello everyone, I'm Dr. Mohol Banker from Bankers Vascular Hospital, Ahmedabad, and today we are going to discuss one important topic of knee pain, घुटनों में दर्द। वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आम है। कई सारे पेशेंट्स में घुटनों के दर्द डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं और ये डिफरेंट एज ग्रुप में होते हैं, उनका कॉज भी अलग अलग होता है। जैसे यंगर एज ग्रुप में होता है तो ज्यादातर क्या होता है कि एथलेटिक पर्सन्स होते हैं, कुछ ना कुछ डेली एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, मैराथन दौड़ते हैं या कुछ ना कुछ रनिंग एक्टिविटी की वजह से उनको घुटनों में कुछ चोट लगती है, उसकी वजह से दर्द शुरू हो जाता है। कई सारे महिलाएं हैं जिनको लंबे समय तक खड़े रहने से काम करना पड़ता है, टीचिंग की जॉब है, आर्मी वाले हैं, उनको भी यंगर एज ग्रुप में 40 to 50 ईयर्स के एज ग्रुप में घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। एंड दिस बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ जॉइंट। और ये ओवर यूज ऑफ जॉइंट की वजह से जो घुटनों की जो लोड लेने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब घुटने यूज करते हैं तब कुछ ना कुछ डैमेज होता है, और जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाता है। एंड द थर्ड कैटेगरी इज दैट कि एजिंग इफेक्ट की वजह से होता है। जैसे 60 ईयर्स प्लस की बात करते हैं तो एज के हिसाब से जो उनकी लाइफ चल रही है, कुछ ना कुछ घुटनों में उनको ये वेर एंड टेयर प्रोसेस की वजह से थोड़ा थोड़ा डैमेज ओवर द इयर्स हुआ है, जिसकी वजह से उनको पेन होता है। सो ऑल दिस प्रोसेस अल्टीमेटली एंड अप विद द वन सिम्टम दैट इज कॉल्ड नी पेन। और नी पेन हम देखेंगे तो जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको दो तीन टाइप के नी पेन्स होते हैं। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि हम उनकी जब हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं तो जब उनको काफी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, बट थोड़ा ज्यादा चलते हैं, आधे पौने घंटे से ज्यादा चलना शुरू करते हैं तब दर्द होता है। आधे घंटे तक उनको कोई भी पेन नहीं होता है। सीढ़ियाँ चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, पर उतरने में उनको दिक्कत आती है। सो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कंप्लेन उनको उनसे हम सुनते हैं। So these are one category which they are very comfortable for some portion of knee joint use। उसके बाद जब एक्सेस लोड लेते हैं तब उनको पेन शुरू हो जाता है। सेकंड कैटेगरी है उनको ये जो लिमिट है, जो आधे पौने घंटे की लिमिट है, वो काफी कम रहती है, 5-10 मिनट जॉइंट यूज करते हैं तभी पेन शुरू हो जाता है। सो इनके अंदर नी का डैमेज ज्यादा हुआ होता है। एंड थर्ड कैटेगरी है जिनको रेस्टिंग पेन है, मतलब रात को भी सोते सोते आप उनको बोलेंगे, वो पेशेंट बोलेंगे कि मेरे को बहुत ही घुटनों में दर्द रहता है। जब जॉइंट यूज नहीं करते हैं, नॉन वेट बेरिंग पोजीशन में जॉइंट है, फिर भी उनको बहुत ही दर्द रहता है। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नी पेन्स। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले वी evaluate the knee joint by examining the patients and उनके एक्सरे लेते हैं। जरूरत हो तो एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई हर एक का नहीं करवाते हैं, अगर जरूरत हो तो करवाते हैं, क्योंकि एमआरआई इटसेल्फ इज वेरी लिटिल बिट कम्बरसम प्रोसेस। मेनी पेशेंट्स कहते हैं कि वो क्लोस्ट्रोफोबिया, एमआरआई की जो गैंट्री है उसके अंदर आधे घंटे सोना पड़ता है, तो कभी कभार पेशेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। सो एमआरआई इज लास्ट चॉइस इफ आई फील दैट ये एक्सरे से ज्यादा इवोल्यूशन की जरूरत है तभी करवाते हैं, अदरवाइज आई डोंट एडवाइज इट। सो ज्यादातर 40 प्लस एज ग्रुप में हम देखते हैं सोसाइटी में, तो मोर देन 50 to 60% पीपल्स ऑफ आवर सोसाइटी वो नी जॉइंट से पीड़ित है। और ये जो नी जॉइंट मैंने आपको बताया, तीन चार कैटेगरी, माइल्ड टू सीवियर कैटेगरी में हम डिवाइड करके ये प्रेजेंटेशंस रहता है। नाउ थिंग इज दैट कि घुटनों में दर्द होता क्यों है। सो नी जॉइंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक्चुअली आप दूसरा कोई जॉइंट देखेंगे, मानो कि शोल्डर जॉइंट देखते हैं, तो शोल्डर जॉइंट में क्या है कि इट्स नॉन वेट बेरिंग जॉइंट है। इस जॉइंट पे मेरा पूरा बॉडी का वेट नहीं आ रहा है, ठीक है। बट हिप जॉइंट, ankle joint, knee joint, these are the weight bearing joints. So nature has designed to take that entire body weight into that joint. So नी जॉइंट के अंदर कई सारे वो जो गादी कहते हैं उसमें मेनिस्कस, कार्टिलेज, देयर आर लॉट्स ऑफ लिगामेंट्स,
जो जॉइंट को स्ट्रेंथन करते हैं, और बॉन्स वगैरह, कई कई सारे चीजें जुड़ी हुई है जिसकी वजह से हम ले लोड ले पा रहे हैं। अभी जब भी ये घुटनों में दर्द होता है तो क्या होता है कि ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर में डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे मानो कि हम टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं और गिर गए, तो यहाँ पे थोड़ा हाथ पे थोड़ा मानो कि तो चमड़ी छिल गई, राइट? तो दिस एक्सटर्नल वुंड हम देख सकते हैं। वैसे ही जब ओवर यूज ज्वाइन करते हैं तब इंटरनल वुंड, ये जो सारे लिगामेंट्स या कार्टिलेज या मेनिस्कस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फ्रिक्शन की वजह से डैमेज होता है। और वो इंटरनल इंजरी वो बाहर से नहीं देख पाते हैं, बट द फर्स्ट सिम्टम इज द पेन। एंड इफ यू डोंट केयर ऑफ इट, then this damage will increase and the pain intensity of pain will increase, and हमारी जो वेट बेरिंग एक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। सो मेडिकल लैंग्वेज में वी कॉल्ड इट इन्फ्लेमेशन। जब भी ये पेन होता है तो ये घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है। एंड इफ इट लास्ट फॉर मोर देन 3 मंथ्स देन इट, वो उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। एंड वी कॉल इट ऑल्सो इन, जब जॉइंट में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। सो नी जॉइंट का जो 60+ एज ग्रुप में है, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, वो वेर एंड टेयर प्रोसेस की वजह से है। फिर अनदर कॉज ऑफ आर्थराइटिस इज रूमेटिक आर्थराइटिस, इट्स ऑटोइम्यून डिजीज, जिसके अंदर बॉडी ही अपने अपने ऑर्गन को और फॉरेन बॉडी को जो वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती है, तो अपने ही जॉइंट को डिस्ट्रॉय करती है। डायबिटीज पेशेंट के अंदर भी आर्थराइटिस डेवलप होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस फॉर आर्थराइटिस, बट अल्टीमेटली द कॉमन टर्मिनोलॉजी इज ऑस्टियोआर्थराइटिस फॉर द नी जॉइंट। और कोई एथलेट्स हो जिसको नी इंजरी हुई है, इसके बाद भी इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। और वेर एंड टेयर की वजह से, वेर एंड टेयर की प्रोसेस की वजह से भी ये ओल्डर एज ग्रुप में ये आर्थराइटिस डेवलप होता है। सो देर आर डिफरेंट रीजन ऑफ आर्थराइटिस, बट अल्टीमेटली आर्थराइटिस विल लीड टू द पेन इन टू द नी जॉइंट। और ज्यादातर हमारी सीक्वेंस क्या रहती है? ज्यादातर जब घुटनों का दर्द होता है तो शुरुआत में थोड़ा पेन किलर लेके हम ट्राई करते हैं कि 10-15 दिन में चला जाएगा। उससे नहीं जाता है तो फिजियोथेरेपी करवाते हैं। अगर फिजियोथेरेपी फेल हुई तो फिर नी जॉइंट के सपोर्ट के लिए और ये अपना नी कैप पहनना शुरू करते हैं, ब्रेसिस पहनना शुरू करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। और एक बार ये सब कुछ फेल हो जाता है तो अल्टीमेटली आप कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे घुटनों का, ये घुटनों बदलने का ऑपरेशन करवा लीजिए। So right now I'm discussing the one new technology which is called genicular artery embolization. It's a Japanese technology जिसके अंदर बिना ऑपरेशन से आपका आपकी घुटनों के दर्द के अंदर मुक्ति मिल जाएगी। सो कैसे करते हैं? सो अल्टीमेटली मैंने आपको समझाया कि घुटनों का दर्द वो एक सिम्टम्स है जो ऐसा बता रहा है कि घुटनों के अंदर ये इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस की प्रोसेस कोई भी जो घुटनों के पार्ट के अंदर शुरू हुई है, whether it's ligaments इन्वॉल्व, मेनिस्कस इन्वॉल्व, कोई भी स्टेज के अंदर साइन, ये घुटनों को जो सराउंडिंग करते हैं जिसको कैप्सूल कहते हैं, उसके अंदर का लेवल लेवल है साइनोवियम। साइनोवियम भी इन्फ्लेम्ड होता है तो भी इतना ही पेन होता है। सो ये सारी इन्फ्लेमेशन है। ये इन्फ्लेमेशन को, ये अगर हम सबसाइड कर देंगे, अगर इन्फ्लेमेशन को बंद कर देंगे तो पेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और नी जॉइंट का फर्दर डैमेज भी रुक जाएगा, और उसको नी जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही टेक्निक है, ये जापान में शुरू हुई थी 2011 में, और यही टेक्निक हम इंडिया में 2020 में लेके आए थे। सबसे पहले हमने ये केस किया था। और यही टेक्निक की बात करें, दैट इज कॉल्ड जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलेशन। तो आपको ऐसा थोड़ा हैरानी होगा कि हम ऐसा तो क्या कर रहे हैं कि बिना ऑपरेशन से आपका घुटनों का दर्द चला जाएगा। सो जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही घुटनों की एंजियोग्राफी करते हैं। यस, इट्स नी जॉइंट एंजियोग्राफी। सो बॉडी में कुछ भी काम करना हो तो देर आर टू काइंड ऑफ सिस्टम। वन इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जो संदेशा ले जाती है। मानो कि हमको कोई कमांड देना है, मानो कि मेरे को चाय का कप ये लेना है, तो आई विल माय ब्रेन विल गिव कमांड टू माय हैंड, एंड देन आई विल दैट माय हैंड विल फॉलो द ऑर्डर।
सिमिलरली दूसरी बॉडी में सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स। सो ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी जो कई सारे काम करते हैं। वैसे आर्थराइटिस के लिए जो जिम्मेदार, इन्फ्लेमेशन के लिए जो जिम्मेदार साइटोकाइंस नाम के केमिकल्स हैं, वो घुटनों में रिलीज करती है, जिसकी वजह से एक घुटनों में आर्थराइटिस की प्रोसेस कंटिन्यूअसली चालू रहती है। सो बाय एनी मीन्स इफ यू स्टॉप द रिलीजिंग दिस साइटोकाइंस, तो आर्थराइटिस की प्रोसेस रुक जाएगी। सही ना? तो वैसे ही हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करके घुटनों की 6 नली होती है, जेनिकुलर आर्टरीज। हम घुटनों की 6 नलियों को हम एग्जामिन करते हैं, हर एक में इंडिविजुअल सिलेक्टिव एक छोटा माइक्रो कैथेटर रहता है। ये माइक्रो कैथेटर में से की वजह से हम हर एक 6 आर्टरी को कैलकुलेट करके उसकी एंजियोग्राफी करते हैं, और हम ढूंढते हैं 6 में से कौन सी नली में से साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है। ये एंजियोग्राफी में हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं द इट्स जहाँ पे भी ये साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है वहाँ की ब्लड सप्लाई बढ़ी हुई होती है, जिसको हम वास्कुलर ब्लश कहते हैं। ये वास्कुलर ब्लश एक बार हमको दिख जाए, इसके अंदर ये साइटोकाइंस रिलीज रिलीज करने वाली नलियों को ब्लॉक करने के लिए 45 माइक्रोस के एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स आते हैं, सो दैट वी इंजेक्ट इट। एंड वंस वी इंजेक्ट दिस पार्टिकल, तो ये नलियां ब्लॉक हो जाती है। अभी इसकी खूबी ये है कि जो मेन नली है, जो जिसमें से ऑक्सीजन की लेवड देवड़ होती है, जो ये ऑक्सीजन का ट्रांजेक्शन जो होता है, उसका डायमीटर बहुत ही बड़ा रहता है, मानो कि 300 माइक्रोन से ज्यादा रहता है। सो और ये जो साइटोकाइंस की रिलीज करने वाली जो नलियां हैं, उसका डायमीटर 45 माइक्रोन का रहता है। So by blocking these 45 microns vessels, we don't harm that main vessels. There's a beauty of this procedure. जो मेन नली है उसको ये 45 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स कुछ भी नहीं डैमेज करते हैं। सो ऑक्सीजन का जो ट्रांजेक्शन है वो चालू रहता है, और उसमें कुछ भी डैमेज नहीं होता है, ओनली साइटोकाइंस की रिलीज हो जाती है। सो अभी क्या हुआ कि हमने एंजियोग्राफी करके ये साइटोकाइंस की रिलीज हमने जब रोक दी, तब इससे क्या फायदा होगा कि आर्थराइटिस की प्रोसेस रुक जाएगी, और ये पेशेंट्स को पेन में काफी हद तक मुक्ति मिल जाएगी। और ये पेन में रिलीफ कितना मिलता है, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मच डैमेज योर नी जॉइंट। सो जब भी आप पेशेंट हमारे पास आते हैं तब कितना डैमेज हुआ होता है उसको हम इवेल्युएट करते हैं, और इसके लिए इंटरनेशनली केल ग्रेडिंग स्कोर है। सो देर आर 4 ग्रेडिंग पैटर्न्स ऑफ इंटरनेशनल केल ग्रेडिंग स्कोर के अंदर, जिसमें ग्रेड 1 2 3 के अंदर गादी बची हुई है, इसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ग्रेड 1 to 2 के अंदर काफी हद तक अप टू 100% पेन रिलीफ होता है। ग्रेड 3 के अंदर अप टू 70% होता है। एंड जब स्टेज 4 होता है, तो स्टेज 4 के अंदर बहुत वेरिएबल रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि स्टेज 4 स्केल ग्रेडिंग स्टेज 4 के अंदर कार्टिलेज नहीं बची, गादी नहीं बची हुई होती है, और तब इसके अंदर करते हैं तो इन्फ्लेमेशन तो सबसाइड हो जाएगा, बट द कार्टिलेज पोर्शन इज वेरी वेरी लेस, सो उसके लिए रिजल्ट्स बहुत ही वेरिएबल देखने को मिलते हैं। और इसीलिए अभी हमने क्रोलोथेरेपी करके नई एक टेक्निक है, वो हमने यूज करना शुरू किया है। क्रोलोथेरेपी क्या करती है कि क्रोलोथेरेपी विल इंक्रीज कार्टिलेज प्रोडक्शन, तो नई गादी बनती है। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट अल्टीमेटली पेशेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट विद दिस क्रोलोथेरेपी। सो ये जापानीज टेक्निक है, जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन। इसमें कोई भी कट, टाका, स्टिचेस, कोई भी एनेस्थीसिया वगैरह कुछ भी नहीं आता है। एंड बाय डूइंग दिस, patients can start doing the routine activity within 8 hours। उसमें कोई भी उनको कोई इसके बाद फिजियोथेरेपी करने की जरूरत नहीं रहती है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन उनकी लाइफ में नहीं रहता। सो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन, इट्स अ वेरी एडवांस टेक्निक, एंड आई थिंक सो मेरा पहले से कंसेप्ट ये रहा है कि कुदरत ने जो दिया है उसकी एक्सपायरी डेट नहीं रहती है, एंड जो मनुष्य बनाएगा उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी। और इसीलिए जो कुदरत ने जो अपना जो नेचुरल नी जो है उसको प्रिजर्व करने की, उसको रोकने की, नी रिप्लेसमेंट से रोकने के लिए हमको ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलेशन करना चाहिए।
सो फ्लो कैसा रहता है कि जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, सबसे पहले एग्जामिन करते हैं, उनका एक्सरे विजिट करते हैं, देन वी ट्राई टू आस्क द पेशेंट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम जजमेंट लगाते हैं कि उनको कितना डैमेज है, और इसके हिसाब से फिर हम रफली एस्टिमेट देते हैं कि उनको कितना रिलीफ मिलेगा। और ये वंस पेशेंट एग्री, तो पेशेंट को एडमिट करके फिर उसी दिन, अगर पॉसिबल हो तो उसी दिन हम ये प्रोसीड कर देते हैं। और 8 या 10 घंटे बाद, या मेडिक्लेम हो, इंश्योरेंस हो, तो 24 घंटे बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड विद इन 8 to 10 hours पेशेंट इज एबल टू वॉक, एंड पेशेंट इज एबल टू डू ऑल डे टू डे एक्टिविटी। सो घुटनों की दर्द की आजाद बिना सर्जरी से, जापानीज टेक्निक से आपको करानी चाहिए। और अभी तक हमने कई सारे पेशेंट में किए हैं, मोर देन 700 पेशेंट्स वी हैव डन विद जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन। इंडिया में सबसे पहले हमने शुरू किया था, और वी हैव द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ दिस जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन। और इससे सिर्फ नी पेन ही नहीं, नी, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, हिल पेन, ये सारे जॉइंट के पेन है। और कभी कभार तो हमने देखा है कि मेनी पेशेंट्स आर कंप्लेनिंग अबाउट द नेक पेन, पर्टिकुलर डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको जहाँ पे कई सारे मस्कुलर पेन्स रहते हैं, तो उसमें भी हम ये करते हैं, तो उनको भी कई सारे इसमें रिजल्ट मिलता है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस technique, and if you have any kind of question to ask me, I will be very happy to give you answer। and आपको ये इसके कई सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो हमारी ये यूट्यूब चैनल है बैंकर्स वास्कुलर सेंटर करके, उस पर भी जाके आप जेनिकुलर आर्टरी एम्बुलेशन के कई सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन हो तो डू आस्क मी, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।